चलिए, सीटेट के लिए हम तरीका बताए थे हिंदी करने का, और हिंदी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी के डेट में गद्यांश, ठीक है, पकड़ में नहीं आता है। क्या किया जाए कि पकड़ में आ जाए, ये एक ही तरीका है। इसको अगर अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो पकड़ में आएगा, और नहीं तो कहाँ भागेगा कोई ठीक नहीं। अब अच्छा से पढ़ने का तरीका मतलब जानते हैं, समझ के पढ़ना। अगर समझ के पढ़ लिए तो पूरा का पूरा अच्छा करके आइएगा। अगर समझ के नहीं पढ़ते हैं, एक बार में सोच रहे हैं कि हम कहूँगा पढ़ लिए हो गया जवाब देते हैं, तो जीवन में कभी नहीं हो पाएगा। अब समझ के कैसे पढ़ना है, थोड़ा सा विद्वान बन करके, टीचर बन करके समझिए कि हम किसी को समझा रहे हैं, वैसे पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ यहाँ 91 से लेकर 99 तक है, लिखा जा रहा है कि कल्पनाशीलता बच्चों का नैसर्गिक गुण है। नैसर्गिक माने होता है प्रकृति, प्रकृति गुण है, मतलब समझते हैं, कल्पना करने का जो गुण है ये बच्चों को प्रकृति के द्वारा ही मिला है। प्रत्येक बच्चा कल्पना कर सकता है, ये बात, ये प्रकृति का गुण है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि वे दुनिया में हम बड़ों द्वारा बनाए गए कायदों को नहीं जानते। अगर बड़ा द्वारा जो कायदा कानून है नहीं जानेंगे तो आप कल्पना करेंगे कि भाई हुआ कैसे, ठीक है। न जानना या कम जानना उसकी कल्पनाशीलता की उड़ान को पंख देता है। न जानेगा या कम जानेगा तबे जाकर के बच्चा क्या करेगा, कल्पनाशीलता बोले तो कल्पना करेगा। नहीं जानेगा तबे ना। जो जान रहा है कि हाँ भाई ऐसे होने वाला है, उसके बारे में सोच के क्या होगा, क्या, तो जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, जिसके बारे में आप कम जानते हैं, उसी के बारे में आप कल्पना करते हैं। कल्पनाशीलता का पंख है न जानना और कम जानना। तो प्रश्न पूछ देगा, आगे बोला जा रहा है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है कल्पनाशीलता की जगह यथार्थ लेने लगता है, क्योंकि चाहे अनचाहे वह दुनिया के प्रचलित कायदे मानने लगता है। छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर संवेदनशील न हो तो कल्पनाशीलता को हाशिए पर ढकेलने की अनजानी शुरुआत छोटी क्लास से ही हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जा रहा है, अब सवाल यह है कि कल्पनाशीलता को बचाना इतना जरूरी क्यों है। हमारे वक्त के जरूरी कवि विनोद कुमार शुक्ल अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि माँ अक्सर कहती थी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यह कल्पना ही तो है, ये कल्पना न करना है कि भाई सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। जीवन में सब कभी ठीक नहीं होता, लेकिन मनुष्य के पास सब ठीक हो जाने की कल्पना हो तो यह यथार्थ मुकाबला नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर सब चीज ठीक हो जाएगा तो मुकाबला किससे है भाई। अगर आप सीटेट सोच रहे हैं हम पास कर जाएंगे तो पढ़ने की क्या आवश्यकता है, तो जब सब ठीक हो जाएगा तो मुकाबला किसी से नहीं होने वाला है। आगे बोला जा रहा है, जीवन के प्रति विनोद जी की समझ का सहारा लेते हुए मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों का कार उड़ सकती है, लेकिन यथार्थ में उड़ने से पहले उसे कल्पना में उड़ना होगा। मतलब कि साँचों के कार उड़ने वाला बनाने से पहले आपको माइंड में उड़ना होगा कि हाँ कार ऐसे बनाए हैं, ऐसे उड़ा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोई चीज बनाने से पहले कल्पना करना पड़ेगा। अब आप लोग को जवाब देना है। गद्यांश कहता है, गद्यांश के आधार पर बच्चों की कल्पनाशीलता में बाधक है। क्या बाधक बन जाता है, बड़े द्वारा बनाए गए नियम की अधिक जानकारी होना। अगर आपके पास कोई भी नियम का अधिक जानकारी हो जाएगा तो भाई क्या कल्पना करना, सीधा सीधा काम हो जाएगा। जहां पे जानकारी कम हो वहां पे कल्पनाशीलता होगा, बोला है ना गद्यांश में। अच्छा, गद्यांश हम जब पढ़े हैं आपको समझ में आया है ना। यही आप लोग पढ़ते हैं तो नहीं समझ में आता है। कहता है कि छोटे बच्चों को पढ़ने वाले शिक्षक में कौन सा गुण अति आवश्यक है। देखिए, छोटे बच्चे को जो पढ़ने वाले जो शिक्षक होते हैं उसमें गुण होना चाहिए संवेदनशील। सबसे जरूरी है संवेदनशील होना चाहिए।
अगर टीचर संवेदनशील नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। उत्तर यहाँ पे बी होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कोई मारपीट कर लेता है, आप संवेदनशील नहीं रहिएगा तबे ना, क्या तो कल्पना करने से नहीं होगा। अगला है सब ठीक हो जाएगा के पीछे कौन सा भाव छिपा हुआ है? आशा है, और आशा को ही ना कल्पना करते हैं भाई। आशा माने इच्छा। अगला है बच्चों कार उड़ सकती है लेकिन यथार्थ में उड़ने से पहले उसे कल्पना में उड़ना होगा। ठीक है, कल्पना में उड़ना होगा से तात्पर्य है कि क्या तात्पर्य है ये बताइए आप सभी। जब तक कल्पना नहीं करोगे तब तक पूरा करने का प्रयास नहीं होगा, है ना। कोई भी चीज जब तक कल्पना नहीं करिएगा तब तक पूरा नहीं होगा। वही आप लोग लागू करिए सीटेट पर। सीटेट के लिए भी आप लोग 5 मिनट का मैं बोलता हूँ कि रोज कल्पना करिए कि हम निकालेंगे कैसे, है ना। एग्जाम में बैठे हुए हम एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा कल्पना करना है। अगला है नैसर्गिक शब्द में डैश प्रत्यय है, उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में, तो इक प्रत्यय हो जाएगा। हर्षिकार है इसीलिए हर्ष ही होगा, है ना, इक। चलिए अगला है समूह में भिन्न युग्म बताना, माने जोड़ा, ऐसा जोड़ा जैसे जैसे सेम चीज है। कोई भी वर्ड को 2 बार लिख देता है सेम तो उसको कहते हैं पुनरुक्त। क्या कहते हैं? पुनरुक्त कहते हैं। जो वर्ड 2 बार लिख दे, बार बार, कुछ कुछ, बार बार, थोड़ा थोड़ा, बहुत बहुत, मतलब सेम वर्ड 2 बार रिपीट करे तो उसको क्या कहते हैं? पुनरुक्त कहते हैं। अगला आइए, अगला है संज्ञा शब्द है। भाई संज्ञा शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है कल्पनाशीलता। क्या है? कल्पनाशीलता जो है ये वर्ड आपका संज्ञा है। ठीक है, इसमें चूज करना था कि संज्ञा कौन है। अगला है कल्पनाशीलता बच्चों का नैसर्गिक गुण है, माने प्रकृति गुण है। वाक्य में रेखांकित, रेखांकित क्या लिखा हुआ है? रेखांकित माने जिसके नीचे रेखा पड़ा हुआ है। तो किसके नीचे रेखा है भाई? नैसर्गिक के। नैसर्गिक शब्द पर क्या प्रयोग कर सकते हैं आप? नैसर्गिक माने होता है प्राकृतिक, माने नैसर्गिक के बदले में आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला है गद्यांश के आधार पर कल्पनाशीलता को बचाना इसलिए जरूरी है ताकि क्या हो, हम जीवन की चुनौती का सामना कर सके। आपका उत्तर ये है ना, इसलिए बचाना है कल्पनाशीलता को ताकि चुनौती का हम लोग सामना कर सके। अब पदांश है सबसे ज्यादा। देखिए आज मैं हिंदी इसलिए शुरू किया हूं कि हिंदी जिन व्यक्तियों का मजबूत है उनका 60 नंबर मजबूत है। बोले तो सेकंड भाषा संस्कृत लेते हैं तो भी हिंदी का कमाल है, और हिंदी है तो हिंदी खुद कमाल है। ठीक है, तो 60 नंबर का पेडागोजी ठीक होता है। अब पदांश, पदांश का ट्रिक है कि पदांश का, मेरे यहाँ का ट्रिक है कि पदांश को पढ़ेंगे, समझ में नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा पकड़ में आ जाए कि किस बारे में कहा गया, बस ये माइंड में बनाना है कि किस बारे में कह रहा है। बस उसके आधार पर आप लोग खुद से जवाब देंगे। कह रहा है कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झड़ रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकलित जामुन, जंगल में झड़बेरी झूली, फूले अड़ू नींबू दारिम, आलू गोभी बैगन मूली। लग रहा है कि कोई ऐसा मौसम है जिस मौसम में सारे चीज क्या आ रहे हैं, मंजरिया पकड़ रहा है ना, तरु की डाली झुक गई है या लद गई है। तरु माने होता है वृक्ष। तो लग रहा है कि कोई मौसम के बारे में कहा जा रहा है। अब आप सभी जवाब देने की कोशिश करिएगा। कविता के आधार पर बताए कि प्रकृति में क्या परिवर्तन आया है। आम पर बैर आ गई है ना, क्या हो जाएगा? आम पर बैर आ गई है। ये कविता में कहाँ दिया हुआ है? आम पर बैर आ गई है तो लिखा हुआ यहाँ पे देखिएगा, लद गई आम तरु की डाली।
जब लद गया मतलब उसी को कहा है आम पर बैर आ गई है, तो आपका उत्तर ये होगा। अगला है कविता में दल शब्द का अर्थ बता दीजिए। दल माने होता क्या है? दल माने होता है पत्ते। दल मतलब पत्ते। थोड़ा सा कविता को पढ़ के देखिएगा, लिखा हुआ है झड़ रहे ढाक पीपल के दल। अब पीपल के दल माने पीपल का दाल नहीं ना होगा भाई, पीपल के पत्ता। थोड़ा सा मीनिंग लगाना है देख करके, और देख करके लगाइएगा तब ज्यादा सही होगा। तो दल मतलब पत्ते झड़ रहे हैं। अगला है कोयल मतवाली हो गई है। कोयल जो है मतवाली हो गई है, आम के पेड़ बौर लद गए हैं, जिसके वजह से कोयल जो है मतवाली हो गई है। बैर मन हो गया फल, ठीक है। अगला है कटहल के पकने पर उसकी गंध डैश सी लगती है, मीठी लगती है। जब कटहल पक जाएगा अलग से ही महकने लगे, सुगंध। हाँ, उस पर सांप भी आ जाता ना। अगला है कि दारिम का अर्थ बताइए क्या होता है? दारिम मने होता अनाज। तो ऐसे ऐसे देखिए, इसमें दल मने हो गया पत्ता, दारिम मतलब हो गया अनाज, उसके बाद में बैर मतलब हो गया फल। इस प्रकार से कुछ कुछ वर्ड को माइंड में बना के रखना है। अब कितने नंबर पर जाए हो? 105। करा कि तरु का प्रवाची बता दीजिए। तरु मने होता है वृक्ष। हम लोग सीप को करेंगे। अगला प्रश्न है और मजेदार प्रश्न, मजेदार प्रश्न तो है ही। कहता है वाइगोस्की आ गया, पेडागोजी आ गया क्या? चलिए आप सभी तैयार रहिए पेडागोजी के लिए, हिंदी की डिमांड काफी है। वाइगोस्की के मत के अनुसार भाषा क्या है? हाँ, भाषा एक संस्कृति उपकरण है। आप कहिए कैसे? कैसे? तो वाइगोस्की दिया है। तो कोई भी भाषा आया है कोई ना कोई खास संस्कृति से आया। संस्कृति माने समाज से, एक प्रकार की संस्कृति है, वो भी हिंदी बोलता है लेकिन समझ में नहीं आए। तो भाषा की जो उत्पत्ति है संस्कृति से हुई है। अगला कहता है भाषा कोई पृथक वाक्य या शब्द नहीं है, इसलिए अध्यापक को भाषा एक अर्थपूर्ण डैश रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। किस रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए? तो भाषा को कभी भी विचार और विमर्श के रूप में प्रस्तुत करना है। तो विचार है नहीं, उसका भैयावा है, विमर्श दिया हुआ तो विमर्श मारेंगे। अगला कहता है 2.5 वर्ष का एक बालक अपनी माता को एक पुस्तक पढ़ते हुए देखता है, वह भी पुस्तक के पृष्ठ पलटता है, पुस्तक को उलटता पलटता और मुद्रित भाषा को पढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। छोटा लड़कावा है, आपका किताब पलट रहा है ना। इस बच्चे को किस श्रेणी में रखिएगा बताइए? पाठक के श्रेणी में रखेंगे। क्या रहेंगे? ये बच्चा प्रारंभिक क्या है तो पाठक का काम कर रहा है, कोशिश तो कर, वक्ता बने जो बोलता है ना। ये पाठक का काम कर रहा है, पढ़ने का कोशिश कर रहा है तो पाठक हुआ ना, वक्ता माने बोलने वाला। अगला स्वनिम जागरूकता का ज्ञान ध्वनि से। तो याद रखिएगा स्वनिम की बात कभी करेगा आंसर में ध्वनि जाएगा, ये नो चेंज, ठीक है, ये कोई चेंज नहीं होता है। स्वनिम बोले तो ध्वनि से। अगला बोला एक बालक है जो ये समझ है कि किसी कागज पर मुद्रित लिखित सामग्री अर्थ शब्दों को प्रस्तुत करती है और ये शब्द बोली जाने वाली भाषा से संबंधित है। किसका विकास हो चुका है? हाँ, तो उसमें आपका उत्तर क्या जा रहा है? ए। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है मुद्रित लिखित, तो हम भी भाई क्यों नहीं मुद्रित लिखित मानेंगे। 98% सही होता है। जब सीटेट के क्वेश्चन में जो बात क्वेश्चन कहे वही बात ऑप्शन कह दे तो 98% सही होने की संभावना। पूछो। प्रश्न है कि जब पाठक से अपेक्षा की जाती है कि
वे किसी पाठ के प्रत्यय या निष्कर्ष वाले अर्थ से आगे जाए, यह किस पर आधारित होगा? निष्कर्ष के अर्थ से आगे जाए, माने जो निष्कर्ष निकल गया उससे आगे जाना है, तो इसी को कहते हैं निष्कर्ष निकल जाता है तो इससे आगे जाना मूल्यांकन कहलाता है। निष्कर्ष निकल जाएगा कि आप, हाँ, मूल्यांकन के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो निष्कर्ष के आगे जाने का अर्थ होता है मूल्यांकन या प्रतिबिंबन, गहन चिंतन। अगला प्रश्न है, कहता है कि भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि वह आयु है, कौन सी आयु है भाई? फर्स्ट बोला अकादमिक भाषा सीखना, अकादमिक नेगेटिव होता, जब बच्चा भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील है, ये अच्छा वर्ड है। यहाँ पे सी में क्या गलत है? रोक देते हैं। डी में क्या गलत है? शुरू करते हैं। अगला कहता है, एक अध्यापिका यह मानती है कि स्वयं की बनाई वर्तनी बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को धीमा कर देगी। एक टीचर समझ रहा है, तो अध्यापिका इस विचार से सहमत है। अध्यापिका के इस विचार से असहमत होंगे आप। अच्छा, स्वयं का बनाया हुआ वर्तनी क्या बच्चा को धीमा कर देगा? वो तो और तेजी करेगा ना। इस बात से हम लोग क्या है? असहमत है। बी होगा उत्तर। इस बात से हम लोग क्या है? असहमत है, मतलब उत्तर आपका बी पर जाएगा। हाँ, चलिए 114 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर देखिए, प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का माध्यम क्या होना चाहिए? तो मातृभाषा में पढ़ाई है। ऐसा हलवा प्रश्न पूछेगा तो उसका तो कोई छोड़ेगा नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों द्वारा बोली जा रही भाषा और विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम की भाषा में विद्यमान अंतर को क्या किया जाना चाहिए? देखिए, कह रहा है क्या, सुनिएगा क्या बोला है, किस लिए पुल बनाना है। लिखा हुआ है, समझो ध्यान से, पहले बोलो नहीं। लिखा हुआ है बच्चा के द्वारा बोली जा रही भाषा, माने जो आपके पास जो बचवा आ रहा है ओकर भाषा, और उसके बाद में विद्यालय में बोली जा रही भाषा। दो गो भाषा हुआ, एगो तो बच्चा आया भाषा, एगो विद्यालय की भाषा। आप दोनों भाषा को क्या करिएगा? जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा? तो उसी को कहते हैं पुल बनाना, है ना। आज जब पुल बना देंगे तो पानी गुजार दीजिए, ठीक है। हाँ, साचो के पानी नहीं गुजारिए। तो यहाँ हो जाएगा पटना, लिखा हुआ हो पटना चाहिए, पटना पुल बनाना चाहिए। तो पुल बना दीजिए, बच्चा का भाषा, हाँ, बच्चा की भाषा और विद्यालय के भाषा के बीच में पुल बना देंगे। हाँ, और पुल रह जे निकल जाए। अगला प्रश्न है कि एक अध्यापिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों के पठन कौशल का आकलन कर रही। मान लीजिए आप ही टीचर है ना, कोई टीचर नहीं है, आप ही टीचर है। आप क्या कर रहे हैं? आकलन कर रही है आप, है ना। आप लोग लड़की है, लड़का भी है, तो आप लोग मान लीजिए आकलन कर रहे हैं। तो कौन सा तरीका पठन के आकलन का सबसे अच्छा आकलन? टीचर बनने जा रहे हैं, बताइए जरा, आकलन के लिए कौन अच्छा होगा? हाँ, बच्चा को कहेंगे कि जो तुम पढ़े हो ना, अपने शब्दों में सारांश के रूप में बताओ, छोटा कहानी में बताओ, ये सबसे अच्छा होगा ना। चलो भाई, अगला है, सुनिएगा ध्यान से, मजा आएगा। विक्रम का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, ठीक है, हम मान लिए, आप भी मान लिए कि उसका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। इसके 6 वर्ष बाद उसके पिता का स्थानांतरण केरल में हुआ। माने वो का पिताजी का नौकरी लग गया केरल में, जन्म हुआ था कहाँ पे? मध्य प्रदेश में विक्रम का। वहाँ विक्रम को एक अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया, किंतु कुछ ही महीनों में उन्हें मलयालम सीख ली। अब देखिए, अंग्रेजी में एडमिशन हुआ लेकिन मलयालम सीख लिया। इस स्थिति में विक्रम ने क्या किया है, ये इंटरव्यू है आप लोगों का,
कि विक्रम के अंदर में क्या हुआ है आपको बताना है। सीटेट, हम एक ही बात कहेंगे, सीटेट प्रत्येक क्वेश्चन को इंटरव्यू मानिए कि आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करिएगा, 4 ऑप्शन में से। तो अपने परिवेश से मलयालम अर्जित किया है। याद रखिएगा, जो भाषा आप अपने परिवेश से सीख रहे हैं उसको अर्जित करना कहते हैं, और जो भाषा आप विद्यालय में सीख रहे हैं उसको अधिगम कहते हैं। अर्जित और अधिगम में अंतर है। सुनिए फिर से, अर्जित कहेगा तो आप परिवेश में सीखे हैं, अधिगम कहेगा तो आप विद्यालय में सीखे। यही हमेशा फंसा रहा है और इसका आंसर कभी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न को करते हैं। हाँ हो गया, सीता जी का ब्याह हो गया ना। अब पता चले तो आप पूछिएगा कि सीता जी के हस्बैंड का नाम क्या है। एक आदमी था, वो बोलबम का समय था, जल ढारने गया और शंकर जी के नाम से उनको बड़ा चिढ़, उस आदमी को शंकर जी के नाम से। सुनिए कहानी, लाइन में लागल है, सब कोई जल चढ़ा रहा है, नारा बुला रहा है बोलबम बोलबम, भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय। लेकिन वो आदमी को बड़ा शंकर जी से नफरत था, उनके नाम से। वो कैसे बुला रहा है नारा, पार्वती मैया की सैया की जय, माने डायरेक्ट नहीं कह रहा है, एक घुमा के कह रहा है, नाम से नफरत था उसको। ठीक है, चलिए छोड़िए उसको, आइए कहानी छोटा सा था। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में चित्र से शिक्षार्थियों को क्या लाभ मिलता है, बताइए। चित्र से क्या लाभ मिलता है? देखिए, कोई भी बुक हो जिसमें चित्र दिया रहता है ना, कहानी पढ़ रहे हैं तो स्पष्ट हो जाएगी कहानी बीता कैसे होगा, कहाँ बीता होगा, तो इसमें सहायता मिलता है। तो पाठ सामग्री में आए विचारों और घटनाओं को भांपते और अनुमान लगाते हैं। ठीक है, उत्तर आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, कहता है अध्यापक कक्षा 4 में, सबसे पहले अपने आप को अध्यापक मानिए। आप चौथा क्लास में खड़ा है, संज्ञा पढ़ाना चाहते हैं, कौन सी विधि सबसे अच्छा होगा? संज्ञा क्या है? तो व्याकरण है। तो व्याकरण पढ़ाने की विधि सबसे अच्छा विधि कौन सी है? निगमन विधि है कि आगमन? निगमन, निगमन से पढ़ा जाता है क्योंकि उसमें नियम होता है। चलो भाई, तो इसमें कौन सी विधि अच्छा मारिएगा? 4 ऑप्शन में मारना है। ये तो भाई नहीं है परिभाषा के भाई प्रकार बताएंगे कि हाँ संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, ये तो भाई बेकार है। पढ़ी जा रही पाठ सामग्री में व्यक्ति, स्थान, वस्तुओं के नाम को रेखांकित करना, उसके बाद संज्ञा की व्याख्या करना। पहले रेखांकित कर दीजिए और तब संज्ञा के बारे में बताइए। पहले उदाहरण बताइए, मैंने आगमन विधि से अच्छा जाएगा। ठीक है, काफी लोग निगमन विधि से चलता है ऐसे व्याकरण, लेकिन पढ़ाने का तरीका टीचर को आगमन होना चाहिए। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न आ गया है और सुनिएगा। कहता है एक अध्यापिका अनुच्छेद लेखन के लिए प्रक्रिया आधारित उपागम का अनुसरण करती है। ठीक है, शिक्षार्थियों में लेखन कौशल विकसित करने का सही तरीका क्या है? कौन ऐसा तरीका है जिसमें बच्चा लेखन कौशल अच्छा कर सकता है? देखिए, बच्चा तभी अच्छा लिख सकता है जो उसके माइंड में आ रहा है वो लिखे। इसीलिए कोई भी एग्जाम में लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपनी शब्दों में उत्तर दे, माने आपके माइंड में जो आ रहा है उस शब्दों में उत्तर दे। तो इस प्रकार का प्रश्न आपको काफी हेल्प करेगा। टॉपिक से संबंधित मस्तिष्क में आ रहे बिंदुओं को नोट कर लेके नहीं कहना। तो ये आज का समाप्त हुआ क्लास।